अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री और मेरा नाम है मंशा जैगम। आजकल के दौर में कौन इंसान ऐसा है जो कि तालीम की अहमियत से आगाह नहीं है। इसीलिए हर कोई वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक नुक्ते की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। अंदाज़ा करें कि एक प्री स्कूल का बच्चा जो जिसकी उम्र 3 साढ़े 3 साल उम्र होती है, हम उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। और यकीन करें कि मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि कहीं पे बच्चे रिक्शों के अंदर, कहीं वैन्स के अंदर ठौंसे होते हैं और सर्दी में वो सर्दी से ठिठुरे होते हैं और गर्मी में गर्म हवा से वो उसकी लू से उनका वास्ता पड़ता है। दूसरे नंबर पे जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर उसको स्कूल की सेटिंग में क्लासरूम में 6 से 7 घंटे गुज़ारने पड़ते हैं। एक मासूम नन्हा सा फूल जब क्लास में बैठा होता है और टीचर उसको डराती है, खबरदार सीधे होकर बैठना है, और इतने सीरियस माहौल के अंदर और उस सेटिंग के अंदर उसको 6 से 7 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल होते हैं। आप कभी अपने आप को अकेले 5 से 4 घंटे बैठ के देखें जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती कुछ पढ़ाया भी जा रहा हो। दूसरी बात ये है कि वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कोई प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी तक पहुंचता है, तो हम ये चाहते हैं और पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा टोटल बन जाए क्लास 3 में 2 में जाके, और केजी के अंदर उसको 7 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। ये 7 सब्जेक्ट का बर्डन एक छोटे से 6 साल 5 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। आपको अंदाज़ा नहीं, लेकिन बच्चे के ज़हन के बारे में ज़रा सोचिए कि उसने 7 सब्जेक्ट क्लास में पढ़ने हैं, फिर आके जब 1-2 बजे छुट्टी होती है तो फिर अभी घर आएगा, थोड़ी देर बाद कारी साहब आ जाते हैं। कारी साहब के बाद फिर वालिदैन कहते हैं कि जी हम बच्चे को बैठ जाओ, किताबें निकालो और होमवर्क करना शुरू कर दो। तो अंदाज़ा करें कि एक नन्हे-मुन्ने फूल के लिए, जो कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ढूँढता है, वो बेचारा इसी सर्कल के अंदर या इसी मसले के अंदर उलझा रहता है। उसके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, अगर कोई टाइम थोड़ा बहुत आधा घंटा, 15-20 मिनट या 1 घंटा उसके लिए बच जाता है, वो मोबाइल के ऊपर गेम्स वगैरह खेलना शुरू कर देता है। तो ये अब क्लास 1, 2, 3 के अगर आपने देखा तो उनके बैग्स इतने भारी होते हैं कि उन बच्चों पे तरस आता है कि ये बच्चे बेचारे क्या करेंगे। फिर इससे बढ़कर कि क्लासरूम में जो उनको होमवर्क दिया जाता है, वही चीज़ें जो हैं वो बच्चे ने जाके जो क्लास में पढ़ी हैं उसी को रीराइट करते फिरे। अब इसको मुझे समझ नहीं आती कि एक चीज़ आपने क्लास में पढ़ी है और उसको दोबारा वही सारी चीज़ें लिख के लाने से उसकी तालीम के ऊपर क्या असर पड़ेगा या उसकी लर्निंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और फिर आगे चल दें तो वही बच्चा जब क्लास 7, 8, 9th में पहुंच जाता है तो उसके ऊपर बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की एक और तलवार लटक जाती है। फिर उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, स्कूल का अलग प्रेशर होता है, पेरेंट्स का अलग प्रेशर होता है, सोसाइटी का, सिबलिंग्स का और उनके कज़न्स का, और फिर उसको ताने भी सुनने पड़ते हैं। देखो तुम्हारे फलां से कज़न ने तो इतने मार्क्स ले लिए, तुम्हारे तो ये है। अब मार्क्स की इस रेस के अंदर बच्चा जो है वो कहीं गुम हो जाता है। उसके अंदर जो एक एक्टिविटी करने के लिए या अपनी इंटरेस्ट के काम करने के लिए जो एक चीज़ होती है, वो बिल्कुल कहीं पीछे बहुत रह जाती है। फिर स्कूल के बाद है कोचिंग सेंटर्स के अंदर बच्चा चला जाता है और वो सारा दिन जो है वो उसके ऊपर बर्डन से बर्डन बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर वो मैट्रिक करने के बाद एफएससी में जाता है तो ये बर्डन मल्टीप्लाई हो जाता है। जिस तरह बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर उनको प्रेशर होता है, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं यकीन करें कि मैंने बहुत सारे स्कूल्स को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। क्लासरूम के अंदर 50 60 60 बच्चे बैठे हुए हैं। 1-2 बजे छुट्टी हो जाती है और उसके बाद होता ये है कि उन सारे बच्चों को बिठा लिया जाता है, 2 से 3 घंटे के लिए रोक लिया जाता है कि आप ये सवालों के जवाब मेमोराइज़ करेंगे तो फिर ही आपको छुट्टी मिलेगी। अब वो बच्चे क्या है, रोबोट्स की तरह बस रट्टा लगा रहे होते हैं, ना उनको किसी चीज़ की समझ होती है, और वो जनाब उन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके काम कर रहे होते हैं। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान बहुत बड़ा, अगर आपको अंदाज़ा हो कि इस एक्टिविटीज़ और इस तरह की सेटिंग के अंदर जो बच्चा रहता है उसको कितना बड़ा नुकसान होता है, तो शायद एज़ ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे को शायद पढ़ाना ही छोड़ दें। मैं थोड़ी-सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि उसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले होती है जब रोte लर्निंग, जिसे हम मेमोराइज़ेशन या रट्टा लगाना कहते हैं,
उसकी वजह से बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ नहीं जाते। उसको रट्टा तो उसने लगाया होता है कि इस सवाल का ये जवाब है, लेकिन अगर आप उससे कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती। दूसरी चीज़, जो वो याद कर रहा होता है, मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि वो बच्चे को उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती, उसको समझ ही नहीं होती कि मैं क्या याद कर रहा हूँ। वो सवाल का जवाब तो लिख लेगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट के बारे में आप उससे 2-4 सवाल करेंगे तो वो बच्चा फंस जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है। इसके अलावा उसको जो सोशल स्किल्स हैं, जो आपस में मिलना-जुलना, वो तो तकरीबन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि घर में भी तालीम, घर में भी आके पढ़ना, स्कूल में भी पढ़ना, और जो थोड़ा टाइम बचता है वो मोबाइल्स के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बच्चा गुज़ारता है। तो जो ऐसी स्किल्स जो कि आज के दौर में हमें रिक्वायर्ड होती है अपने वर्क स्टेशंस के ऊपर, जब बच्चा जॉब पे जाता है या अमली ज़िंदगी में कदम रखता है, तो वो तमाम स्किल्स जो कि उसको रिक्वायर्ड होती है, हम उन स्किल्स को बिल्कुल कत्ल कर देते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को सिर्फ याद करना सिखाया है। तो सबसे पहली बात तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, जिसके अंदर एक बच्चा जो है एमफिल, एमएस, बीएस करने के बाद भी जब उससे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाती है या उसको थोड़ा-सा हट से बात की जाती है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से वो अपना माफ़ी ज़मीर पूरे तरीके से बता नहीं सकता। तो अंदाज़ा करें कि अगर उसको कम्युनिकेशन नहीं आई, तो जो उसने रट्टा लगा के नंबर की रेस में नंबर तो ले लिए हैं, लेकिन उसकी ना तो कम्युनिकेशन है, ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। वही बच्चे घबरा जाते हैं। फ़ौरन अगर उनको किसी ऐसी सेटिंग में ले जाएँ जहाँ पे उनको इंटरव्यू हो या उनसे कुछ सवाल-जवाब किए जाएँ, तो वो बच्चे घबराना शुरू हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस शैटर होता है और अंदर से भी वो शैलो होती है, बिकॉज़ उन्होंने सिर्फ़ टेक्स्ट बुक का उतना हिस्सा रटा होता है, उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं एग्ज़ामिनेशन के अंदर। दूसरी इनके साथ एक और बड़ी ज़्यादती होती है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तो उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, और उनको अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना या अपने इमोशंस को किस तरह से काबू में करना है, ये उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान जो ऐसे बच्चों के लिए होता है, वो एक क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी तब होगी जिस वक़्त वो बच्चा कुछ सोचना शुरू कर देगा। बिकॉज़ अगर सोचेगा नहीं, तो फिर उसकी जो है ये वाली जो चीज़ है जिसकी हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। देखो, आज हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बेशुमार ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल। तो पिछले कोई 50 साल से अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें, तो हमारे बच्चों ने ऐसा क्यों कारनामा नहीं अंजाम दिया जिसके अंदर ये कोई नई चीज़ ईजाद करते, कोई नई चीज़ें रिसर्च बेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाते। ये सिर्फ़ उन चीज़ों को रट के इवन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी सिर्फ़ पास ऑन करते, उसको पास आउट करते हैं अपने एग्ज़ाम्स को, या फिर ये होता है कि उन्होंने इधर से देख-दूख के कोई एक रिसर्च पेपर बना लिया, लेकिन जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है वो उसके अंदर ख़त्म हो चुकी होती है। एक और बहुत बड़ी स्किल होती है जो कि हमें अपने ज़िंदगी के अंदर जिसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ का तज्ज़िया करके उसको कंक्लूड कर सके। लेकिन चूँकि बच्चे के साथ कभी क्लासरूम के अंदर इस तरह की सेटिंग के अंदर कभी ये मौका ही नहीं दिया जाता कि वो किसी चीज़ का एनालिसिस करे, क्योंकि उसने तो सीधे-सीधे सवालों के जवाब देने हैं, और अगर जब उसने सवालों के जवाब देने हैं तो फिर उसके अंदर एनालिटिकल स्किल कैसे आएगी? एनालिसिस कैसे करेगा? एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के फ़ायदे और उसके नुकसानात का कंपैरिज़न कर सके, उसके प्रोस और कॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए एक कंपैरिज़न ड्रॉ कर सके, और वो कंपैरिज़न की बेसिस के ऊपर एक कंक्लूजन बनता है। तो ये स्किल जो है, ये हमें अमली ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, चूँकि स्कूल और कॉलेज लेवल पे इस तरह की कोई एक्सरसाइज़ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो इस जगह पे जाके फेल हो जाते हैं। एक और बहुत पॉइंट, हमारे बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल क्यों नहीं होती? बिकॉज़ उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया गया। हम समझते हैं कि बच्चे नालायक हैं, बच्चे बिल्कुल नालायक नहीं हैं। बच्चे के न्यूरॉन्स उतने ही हैं जितने यहाँ अमेरिका के बच्चे के दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उतने हमारे एशिया के बच्चे के अंदर भी होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि उसको कभी मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उसकी लीडरशिप स्किल जो है वो नहीं बन पाती।
उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती, वो निगोशिएट नहीं कर सकते, वो मामला फहमी नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होती। तो ये सारे नुकसानात उस प्रेशर की वजह से आते हैं, जो हमने एक उनको प्रेशर कुकर की तरह क्लास 8-9 के अंदर जो उनको एक प्रेशर कुकर की तरह हमने उनको दबाया होता है। इसके और बहुत बड़े-बड़े नुकसान मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन ऐसे बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं होती। मेंटल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि दिमाग उसका बढ़ता नहीं है, यस बढ़ता है, लेकिन चूँकि उसे हम मौका नहीं देते वो खुद सोचना शुरू करे, क्योंकि उसने सिर्फ रट्टा लगा के उसका जवाब दिया होना है, तो सबसे पहले तो उसकी मेंटल ग्रोथ उस लेवल की नहीं होती, उसका ज़हन की नशोनुमा उस तरह से नहीं पाती, क्योंकि ज़हन की नशोनुमा के लिए बच्चे को इस बात पे मजबूर करना है वो खुद से सोच के किसी चीज़ का जवाब दे सके। तो पहले नंबर पे मेंटल ग्रोथ ज़ीरो, दूसरे नंबर पे फिज़िकल ग्रोथ। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ आजकल स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर कोई ऐसी नहीं है, बल्कि स्कूल और कॉलेजेस स्पेशली प्राइवेट जो है वो तो कोठियों के अंदर खुले हुए हैं। वहाँ ना तो प्लेग्राउंड है, ना उनके लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें वो खेल सकें, जिसके अंदर वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ कर सके। जब तक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ नहीं होगी, वो बच्चा कमज़ोर, लागर और अब क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल ही जो बच्चा जो ऐसा होता है कन्फ्यूज़्ड होता है एक्चुअली, वो बच्चा कन्फ्यूज़्ड होता है, उसको समझ नहीं आती कैसे करना है। और फिर इसके साथ एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो लोगों के रवैयों को समझ सके, लेकिन चूँकि इन सेटिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, इस वजह से ये नुकसान भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको रट्टा लगाने के और जिस तरह के पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि वो अपने प्रेशर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। देखो, पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, क्लासमेट का प्रेशर और सिबलिंग का प्रेशर, ये सारे प्रेशर सिर्फ उसको एक तरफ लेके जाते हैं, जी आपने रट्टा लगाना है। तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? जब कभी आपने उसको क्लासरूम में सामने खड़ा ही नहीं किया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब अभी कभी आपने उसको ये नहीं कहा कि आप खुद कोई चीज़ अपने सोच के लिखो, तो वो कैसे फिर अमली ज़िंदगी के अंदर जब आएगा तो वो सोच के खुद अपना कोई कॉन्सेप्ट बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़े हमारे बच्चों के लिए नुकसान है, और बच्चे जो हैं वो इसीलिए फेलियर की तरफ चले जाते हैं। फेलियर का मतलब मैं एग्ज़ामिनेशन फेलियर की नहीं बात करते, ज़िंदगी के अंदर फेलियर की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज़ वो सक्सेसफुल नहीं रहते। और सक्सेसफुल ना होने की वजह ये है कि जो स्किल सेट चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो स्किल सेट उनके अंदर मौजूद नहीं होता। तो ये तो कुछ नुकसानात थे मोटे-मोटे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन सवाल ये एक अपनी जगह पे बहुत अहमियत का हामिल है कि आखिर इसका सद्देबाब क्या हो? इसका सॉल्यूशन क्या हो? इन चीज़ों को हाइलाइट करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो जवाब है, ये जो है इसका हल जो है वो क्या होना चाहिए? तो इसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूँगा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से इस डगर पर ला सकते हैं, ताकि वो ये एग्ज़ामिनेशन भी पास करे और अपने अंदर वो सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और बाकी स्किल जो है वो भी अपने अंदर उसको डेवलप कर सके। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका रोड मैप दूँगा कि इसका हल क्या है। बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फो लॉन्ड्री है यहाँ पे तमाम मालूमात जो है वो ऑथेंटिक हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए गुज़ारिश ये है कि अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।